हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विशाल समानिया, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने चैप्टर 4 को, जो है इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। पर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमारा सिलेबस चेंज हो गया और हमारा सिलेबस अब इस चैप्टर का नाम बदल करके इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी रख दिया गया है। इसमें हमारी बुक अभी चेंज नहीं हुई है जो एनसीईआरटी ने लिखी हुई है, बल्कि सीबीएसई ने हमें अलग से और मटेरियल प्रोवाइड किया है। तो मैंने उस पूरे मटेरियल का यूज़ किया है यहाँ पर और आपको ये वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वाइडली शेयर भी कीजिए अपनी क्लास के बच्चों के साथ, जिससे कि सभी को लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स प्रोवाइड हो जाएं। तो दोस्तों, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज़ चेंजिंग रिलेशन विद अदर नेशंस, यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर आप थोड़ा सब्र करके बैठेंगे। अगर आप बोर होते हैं बीच में तो पानी पी लीजिए, रुक जाइए, पॉज का बटन दबा लीजिए। पर इसको पढ़ना पूरा है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन इससे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि हमेशा सीबीएसई एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर देती है जो रिलेशंस पे बेस्ड होता है कि इंडिया चाइना रिलेशंस कहते हैं, यूएस इंडिया रिलेशन कैसे हैं, इंडिया इजराइल रिलेशन कैसे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो दोस्तों, आपको फैक्ट टू फैक्ट मैं बिल्कुल एज अ स्टोरी आपको इसको समझाऊंगा। आपके दिमाग में स्टोरी बैठ जानी चाहिए, जिससे कि आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम इसे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट से। जब देश आज़ाद हो रहा था 1947 में, तो उस टाइम पे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या था, इंटरनेशनल एरिना में क्या चल रहा था, क्या कॉन्टेक्स्ट था इंटरनेशनल। तो सबसे पहली चीज़ उस समय पे हो रही थी रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 से 45 तक इंडिया में वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। वो जो बर्बादी हुई थी दुनिया में, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही थी। दूसरा पॉइंट है इस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल बॉडी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था, एक इंटरनेशनल बॉडी है। तीसरा, कोलैप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे, तो एक तरीके का कॉलोनियलिज्म था, यानी कि किसी कंट्री को आप पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली अपना सब्जुगेट बना लो और उसको एक्सप्लॉइट करो। तो ये पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज को कॉलोनीज बना रखा था। पोर्चुगीज ने भी कॉलोनी बना रखी थी अपनी एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज, और वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, आज़ाद हो रही थी। यानी कि जैसे इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय पे, ऐसी बहुत सारी कॉलोनीज आज़ाद हो रही थी, जिसको डीकोलोनाइजेशन भी बोला जाता है। चौथा पॉइंट वहां पर उस समय पे हो रहा था, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म चल रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उस टाइम पे 2 सुपर पावर्स थी। यूएसए कैपिटलिज्म को फॉलो करता था और यूएसएसआर सोशलिज्म को फॉलो करता था, और ये 2 तरह की इकोनॉमिक एंड सोशल आइडियोलॉजी थी कि किस तरीके से अपनी कंट्री को चलाया जाए। तो ये एक बड़ी समस्या थी उस समय पे। और पांचवा हम देख सकते हैं ब्रिटिश लेगेसी ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ब्रिटिशर्स की वजह से डिस्प्यूट्स है दोस्तों, तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हमें ब्रिटिश लेगेसी में मिले थे बहुत सारे। चलिए हम आगे चलते हैं। छठा, हमारी कंट्री में पार्टीशन हुआ था, और 7वां पॉवर्टी एलिवेशन हुआ था। तो ये बड़ी समस्याएं थी पॉवर्टी एलिवेशन, हमें पॉवर्टी को कम करना था। तो ये कुछ समस्याएं उस समय पे चल रही थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब इसी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी क्या रखेगा। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड हो गया जो आपको समझना था। अब हम आगे बात कर लेते हैं फॉरेन पॉलिसी की। तो फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो 2 तरह की चीज़ों से इफेक्ट होती है। वो 2 तरह की चीज़ें होती हैं, आपकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशन। आपके घर का क्या एनवायरनमेंट है और आपके बाहर का क्या एनवायरनमेंट है, वो तय करेगा कि आपकी पॉलिसी क्या रहेगी। तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इंडिया ने जो पहले डिसाइड कर लिया था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रहेगी कि वो सबकी रिस्पेक्ट करेगा, सोवरेनिटी की ऑफ ऑल अदर नेशन, एंड अचीव सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस।
तो अब हम देख लेते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं। यहाँ पे रिस्पेक्ट द सोवेनिटी का मतलब होता है, सोवेनिटी का मतलब होता है सेल्फ रूल करने की क्षमता, द एबिलिटी टू सेल्फ रूल इन द कंट्री एक तरीके से। तो हर कोई कंट्री अपने आप अपना रूल चलाए, कोई बाहर से उसको कंट्रोल ना करे, इस बात की रिस्पेक्ट करता था इंडिया। और इंडिया ये कहता था कि हमें सिक्योरिटी चाहिए और इस बात को हम मेंटेन करेंगे थ्रू पीस, चाहिए पीस को हम मेंटेन करेंगे थ्रू सिक्योरिटी। तो अब हम देख लेते हैं इंटरनल फैक्टर्स क्या रहे जिसकी वजह से हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई, और वो फॉरेन पॉलिसी क्या थी। तो सबसे पहला हमारा इंटरनल फैक्टर में आता है नेहरू जी का रोल। नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के और फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी थे। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। वन मार्कर है, वहाँ जहाँ पे वन मार्कर के चांसेस बन रहे हैं वहाँ पे वन मार्कर लिख दूंगा जिससे कि आपके दिमाग में आ जाए। तो नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे और फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी थे, जवाहरलाल नेहरू। उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने में, और वो रहे 1946 टू 1964, जब तक उनकी डेथ हुई तब तक वो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे। तो उनके तीन मेजर ऑब्जेक्टिव थे फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। उनका पहला ऑब्जेक्टिव था टू प्रिजर्व द हार्ड अर्नड सोवरेनिटी। हार्ड अर्नड मतलब जो इतनी मेहनत से कमाई गई सोवरेनिटी है। सोवरेनिटी मतलब सेल्फ रूल, द एबिलिटी टू सेल्फ रूल इन द कंट्री। जो पहले हमारे देश पे ब्रिटिशर्स राज करते थे, अब हमने इस आज़ादी को पाया है और अब हम अपने देश पे खुद राज कर रहे हैं, स्वराज है अब। तो इस स्वराज को प्रिजर्व करके रखना है, ऐसा ना हो कि कोई बाहर से हमें कंट्रोल करना शुरू कर दे। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव था नेहरू जी की। दूसरा उन्होंने बोला प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, देश की एकता बनी रहे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहे। और तीसरा उन्होंने बोला प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि अब हमें रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव है नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के। अब ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, ये इंक्लूड करके 4 वाले में भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसके नोट्स बना सकते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो नेहरू ने इन सारे ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए क्या किया? तो नेहरू ने सोचा कि उस समय पे कोल्ड वॉर चल रही थी, एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ यूएसए था। तो नेहरू ने सोचा अगर हमें ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है फॉरेन पॉलिसी के, तो हमें नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को चलाना पड़ेगा, तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पा पाएंगे जो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, अब उसी समय पे हमारे देश में कुछ और प्रभावशाली नेता थे, इन्फ्लुएंसर लीडर थे, जो जिनकी एक अलग विचारधारा थी, जो एक अलग तरीके से सोचते थे, जिसमें एक थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि हमें यूएस वाले ब्लॉक में होना चाहिए, फ्रेंडली विद द ब्लॉक लेड बाय द यूएस, बिकॉज द ब्लॉक क्लेम टू बी अ प्रो डेमोक्रेसी। क्योंकि जो यूएस था वो प्रो डेमोक्रेसी ब्लॉक था, जो प्रो डेमोक्रेसी के साथ डेमोक्रेसी थी यूएस में। तो डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि हम यूएस वाले ब्लॉक में रहें और हम यूएस का साथ दें। ठीक है, थ्रू कोल्ड वॉर पीरियड। और उन्हीं की तरह सोचने वाले कुछ और लोग थे, जैसे कि भारतीय जनसंघ। अब ये वन मार्कर है, याद रखना। भारतीय जनसंघ और लेटर स्वतंत्रता पार्टी, इनका भी मानना यही था कि हमें प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी चलना चाहिए, इंडिया को यूएस को फॉलो करना चाहिए, प्रो यूएस हो जाना चाहिए, यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा टिल्ट नहीं होना चाहिए। बट नेहरू जी के अपने अलग वो थे। तो ये इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं। पिछले साल ही एक क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड वन मार्कर में, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेन पॉलिसी के बारे में, या कहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 51 है, वो कहता है कि हमारा जो स्टेट है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देगा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देगा, मेंटेन जस्ट ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। अब ये 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। कोई 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं हमसे कि डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, कौन से 2 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की हुई है। तो आप इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कर सकते हो, ऑनरेबल रिलेशन विद नेशंस। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
बताया हुआ है कि एज इंडिया जब फॉरेन रिलेशंस बनाएगा तो वो किन चीज़ों को प्रमोट करेगा, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट करेंगे, अच्छे रिलेशन बनाएंगे अपने पड़ोसियों के साथ, रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉज, ट्रीटी, ऑब्लिगेशन एंड एटसेट्रा। तो आप इसको बुक से पढ़ सकते हैं, इसमें 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। तो आपको ये चारों पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसके की पॉइंट याद करने हैं, जिससे कि बाद में आप बस उन की पॉइंट्स के बेसिस पे इस आंसर को लिख सकें। हालांकि पिछले साल ये 1 नंबर में आया था और ऑप्शनल था, तो आप इसे समझ लीजिए कि ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है कि जो हमें ये बताता है कि हमें कैसी फॉरेन पॉलिसी बनानी है। हमें फ्रेंडली बिहेवियर रखना है अपने नेबर्स के साथ, पीस एंड सिक्योरिटी बना के रखनी है, इंटरनेशनल लॉज को और ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना है, और डिस्प्यूट्स को लड़ाई से नहीं ख़त्म करना बल्कि आर्बिट्रेशन से ख़त्म करना है, बातचीत के माध्यम से ख़त्म करना है। तो दोस्तों ये थे हमारे इंटरनल फैक्टर्स जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, जो बाहरी हमारे फैक्टर्स हैं, जो आउट ऑफ इंडिया क्या सिचुएशंस थी जिनकी वजह से हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करनी पड़ी। और उसमें एक बड़ा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स, यानी कि 2 कैंप थे उस समय पे, एक तरफ यूएसएसआर था और दूसरी तरफ यूएसए था। यूएसए कैपिटलिज्म को फॉलो करता था, यूएसएसआर सोशलिज्म को फॉलो करता था। दोनों के बीच कोल्ड वॉर राइवलरी चल रही थी, दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते थे, दोनों ने अपने मिलिट्री ब्लॉक्स बना लिए थे। इस सिचुएशन में इंडिया ने सोचा कि हमें नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनानी चाहिए, और नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपना करके क्या फ़ायदा होता, तो इंडिया ने 2 काम किए। बाय रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर टेंशन, कोल्ड वॉर की टेंशन को कम किया। अगर इंडिया भी किसी ग्रुप में चला जाता तो कोल्ड वॉर टेंशन और बढ़ सकती थी। दूसरा, बाय कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी इंडिया ने ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करा। ठीक है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस ऐसे है कि जहां पर वॉर होने वाली है या वॉर हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कई सारे देशों की आर्मीज को इकट्ठा करता है, उसे पीस कीपिंग फोर्स बनाता है और भेज देता है। ठीक है, तो उसमें भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। तो आप ये पूछोगे, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, यू माइट आस्क व्हाई इंडिया डिड नॉट ज्वाइन आइदर ऑफ 2 कैंप्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर के टाइम पर इंडिया ने दोनों में से किसी भी उसको क्यों नहीं चूज किया, किसी भी कैंप को चूज क्यों नहीं किया? तो इंडिया वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंस लेड बाय द यूएस, सोवियत यूनियन, ईच अदर। इंडिया नहीं चाहता था, ना तो वो यूएस वाले मिलिट्री अलायंस में जाना चाहता था, ना ही वो सोवियत यूनियन वाले। अब यूएस का मिलिट्री अलायंस था नाटो, NATO, नाटो था। नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में बना था। और सोवियत यूनियन का था वार्सा पैक्ट। ये इनके 2 मिलिट्री अलायंस थे और इनमें नहीं जाना चाहता था इंडिया। इस वजह से इंडिया ने दोनों कैंपों से डिस्टेंस रखा। अब एक चीज़ देखने को आई कि जब पूरा जो कोल्ड वॉर पीरियड होता है, जो हम बोलते हैं, जो 1945 से 1991 तक चलता है कोल्ड वॉर पीरियड, इस पीरियड के दौरान जो इंडिया था वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपना रहा था, नैम जिसे हम बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट। बट ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं इंडिया का जो रवैया था वो यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा टिल्टेड था, और उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं। और ये एक बार क्वेश्चन भी आता है कि क्या इंडिया यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा टिल्ट था? तो इसको आप इस तरीके से जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि यस, इन 1956 जब ब्रिटेन अटैक करता इजिप्ट पे, ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट ओवर सुएज कैनाल इशू, सुएज कैनाल के इशू पर ब्रिटेन अटैक करता है इजिप्ट के ऊपर, तो इंडिया इसे क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि ब्रिटेन जो था वो नाटो मेंबर था, अमेरिका के वाले ग्रुप में हुआ करता था। तो इंडिया कहता है ये नियो कॉलोनियल इन्वेजन है। नियो कॉलोनियल इन्वेजन मतलब तो आप दोबारा से गुलाम बना रहे हो इन्हें नए तरीके से। पर जब यूएसएसआर इन्वेड करता है हंगरी के अंदर, तो इंडिया इसको पब्लिकली कंडेम नहीं करता। तो यहाँ पर एक
एक तरफा रवैया देखने को मिलता है इंडिया का, बायस्ड व्यू देखने को मिलता है कि वो ब्रिटेन को तो क्रिटिसाइज कर रहा है उस मामले में, पर यूएसएसआर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, उसी समय पे पाकिस्तान क्या करता है। जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और हमारा परमानेंट एनिमी बना रहता है, पाकिस्तान ने यूएस वाला जो मिलिट्री कैंप था उसे ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान ज्वाइन द यूएस लेड मिलिट्री अलायंस। द यूएस वांट टू हैप्पी अबाउट इंडियाज इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। यूएस जो था वो नॉट हैप्पी था इंडिया के किसी भी तरीके के इस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से और इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेटस से। तो देखते हैं दोस्तों आगे। अब ये एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया जिसे हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोल सकते हैं या डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप बोल सकते हैं, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बनाने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होता है। अब हम आगे चलते हैं, एफ्रो एशियन यूनिटी। तो उस समय पे क्या हुआ दोस्तों, एशिया के और अफ्रीका के बहुत सारे देश आज़ाद हो रहे थे यूरोपियन कंट्रीज की गुलामी से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकोलोनाइजेशन। व्हेन कोलोनाइज्ड कंट्री फ्रीडम मिलने लगती है उन्हें, जब वो आज़ाद होने लगते हैं, तो एशिया और अफ्रीका के लोगों के बीच में यूनिटी बढ़े, इसको आगे बढ़ाने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को चलाने के लिए, एफ्रो एशियन यूनिटी। नेहरूज एरा वॉज मार्क्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट इन एशिया एंड अफ्रीका। नेहरू उनके कॉन्टैक्ट में बहुत रहते थे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उस समय पे, और उन्होंने इंडिया के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए। तो नेहरू एडवोकेटेड ऑफ एशियन यूनिटी। अंडर हिज लीडरशिप इंडिया कन्वेड द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947। ये बात तब की है जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, देश की आज़ादी में भी कुछ महीने रह गए थे। तो इंडिया ने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस करी 1947 में। उसके बाद इंडिया ने बहुत एफर्ट किया इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए। इंडोनेशिया जो कंट्री थी उसके ऊपर डच लोगों का कब्जा था, डच का कॉलोनियल रिजाइम हुआ करता था। तो इंडिया ने बहुत एफर्ट किया, अर्नेस्ट एफर्ट, बाय कन्वेनिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1949 टू सपोर्ट द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। इंडोनेशिया के फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करते हुए हमने एक कॉन्फ्रेंस भी की 1949 में, और इंडोनेशिया को आज़ाद करने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका रही। उसी समय इंडिया वॉज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द डीकोलोनाइजेशन। स्टॉन्च सपोर्टर, बहुत कट्टर सपोर्टर था। डीकोलोनाइजेशन मतलब मैंने आपको बताया कि जो कंट्रीज गुलाम थी अंग्रेजों की उस समय पे, उनको आज़ाद किया जाए, डीकोलोनाइज किया जाए, ठीक है। उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनका पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बंद किया जाए। तो इंडिया उसका बहुत सपोर्टर था और इंडिया फर्मली अपोज्ड करता था रेसिज्म, जो कि काले और गोरे का भेद साउथ अफ्रीका में हमने देखा, जिसे हम अपर्थाइड भी बोलते हैं। तो इंडिया उस समय में जो एशिया और अफ्रीका थी उनकी यूनिटी की बात कर रहा था। उस समय पे उनके जिन कंट्रीज के अंदर वो कोलोनाइज थे उनको आज़ाद कराने की बात कर रहा था, रेशियल इक्वलिटी की बात कर रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ खड़ा हुआ था। जो भी अभी कोलोनाइज कंट्री थी उनको फ्रीडम दिलाने की कोशिश कर रहा था और यूनिटी लाने की कोशिश कर रहा था, और ये नेहरू का विजन था। आगे हम देखते हैं कि बांडुंग कॉन्फ्रेंस होती है इंडोनेशिया के अंदर 1955 में, कॉमनली नोन एज बांडुंग कॉन्फ्रेंस, जिसमें एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है इसे। तो इस पर 1 नंबर का पॉइंट है, ये सारे जो आपके दिमाग में रहने चाहिए 1 नंबर का ही आता है इससे अक्सर। बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में होती है, और उसके बाद नैम के लिए भी बेलग्रेड में 1961 में होती है कॉन्फ्रेंस, जिसमें नेहरू जो थे वो को फाउंडर रहते हैं नैम के। तो ये पूरा प्रोसेस ये दिखाता है कि एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज को कैसे हिंदुस्तान ने, नेहरू ने उनके विजन से यूनाइट किया, ठीक है। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के कुछ प्रिंसिपल्स थे कि किस तरीके से शुरुआत में इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पे हमारी फॉरेन पॉलिसी आगे बढ़ती है। तो दोस्तों अब आगे हम चलते हैं कि हमारे चाइना के साथ कैसे रिलेशन रहते हैं और चाइना के साथ हम किस तरीके से आगे बढ़े। तो आफ्टर द चाइनीज रेवोल्यूशन इन 1949, शुरुआत में क्या होता है कि चाइना के साथ रिलेशन हमारे बहुत अच्छे थे, ठीक है। चाइना के प्रीमियर जो थे, प्रीमियर जाओ एन लाई, वो इंडिया आए,
यहाँ से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भी चाइना गए। इंडिया में जब वो आए तो हमने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए। तो चाइना वाली स्टोरी पढ़ना बड़ा मज़ेदार है, आप समझोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। इसमें क्या होता है, चाइना में रेवोल्यूशन होती है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होती है 1949 में, इंडिया की आज़ादी के बाद। तो उस रेवोल्यूशन के बाद जो वहाँ सरकार बनती है उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज इंडिया ही करता है, ठीक है। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्रीज, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन द चाइना। चाइना की पहली जो गवर्नमेंट बनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, उसे सबसे पहले रिकॉग्नाइज इंडिया ने ही किया, ठीक है जी। फिर क्या होता है, नेहरू फेल्ट स्ट्रांगली फॉर दिस नाइबर that was coming out of the shadow of western domination and helped the new government in international fora। नेहरू ने सोचा कि ये वेस्टर्न क्या बोलेंगे उसे, डोमिनेशन के बाद एक गवर्नमेंट बनी है और इसको इंटरनेशनल फोरम में हमें हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, बहुत सिंपल, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी हमारी चाइना के साथ, बट नेहरू बहुत अच्छा समझते थे चाइना को, नेहरू फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहते थे। बट जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो हमारे पहले होम मिनिस्टर थे, उन्हें बड़ी चिंता थी चाइना के अग्रेशन को लेकर के। उन्हें इस बात की चिंता थी, ही वो वेरी वरीड अबाउट अ पॉसिबल चाइनीज़ अग्रेशन इन फ्यूचर। उन्हें डर था कि आने वाले समय में कहीं चाइनीज़ अग्रेशन ना देखने को मिले हमें। बट नेहरू जो थे वो कहते थे कि एक्सीडिंगली अनलाइकली, मतलब तुम कुछ ज़्यादा ही इस पर सोच रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता दैट इंडिया विल फेस अटैक फ्रॉम चाइना। ये बहुत ज़्यादा ही आप डरने वाली बात सोच रहे हो। वल्लभ भाई पटेल को ये डर था कि चाइना अटैक कर सकता है, उसका अग्रेशन दिखा सकता है, ठीक है। पर ऐसा नेहरू को नहीं लगा शुरुआती पीरियड में, और नेहरू ने एक पंचशील ट्रीटी करी चाइना के साथ, ठीक है। पंचशील ट्रीटी, एनंसिएशन ऑफ पंचशील ट्रीटी। पंचशील का मतलब है 5 ऐसे सिद्धांत, द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। पीसफुल को एग्जिस्टेंस इस सिद्धांतों में ऐसा था कि हम आपकी टेरिटरी की पूरी रिस्पेक्ट करेंगे, हम आपके इंटरनल मामले में कोई दखलंदाज नहीं करेंगे, हम आपके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे। तो ऐसे 5 प्रिंसिपल्स पे साइन किया चाइना ने और इंडिया ने, और साइन हुए थे प्राइम मिनिस्टर नेहरू और चाइनीज प्रीमियर जाऊ एन लाई के बीच में 29 अप्रैल 1954 को। ढंग से डेट देख लें, ढंग से नाम देख लें, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। पंचशील ट्रीटी, पंचशील का मतलब 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो उसके बाद अच्छे रिलेशन होते हैं, वो आते हैं हमारे देश में, हम विजिट करते हैं। चाइनीज़ लीडर एंड इंडियन लीडर्स जो थे एक दूसरे की उसमें जाते हैं, देशों में जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा ग्रीट किया जाता है एक दूसरे को, और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगते हैं। तो तब तक हमारे रिलेशन 1954 तक बहुत बढ़िया थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम की, कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है। तो प्रॉब्लम शुरू होती है तिब्बत वाले इशू से। ये तिब्बत है। तिब्बत अगर आप मैप में देखेंगे तो चाइना का एक बड़ा पार्ट, जो जिसे हम प्लेटो कहते हैं, इधर एशिया का बड़ा प्लेटो है ये तिब्बत, ठीक है। ये एक अलग कंट्री हुआ करती थी, मैप में आप देख सकते हो। अब ये चाइना का पार्ट है, फुली इंटीग्रेटेड। और ये हैं तिब्बत के स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा, ठीक है। अब दलाई लामा का तिब्बत से क्या लेना देना है, वो ये है कि तिब्बत के जो लोग हैं वो बुद्धिज़्म को मानते हैं और उनके ये स्पिरिचुअल गुरु हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, ठीक है। तो अब स्टोरी स्टार्ट होती है, तिब्बत का इशू बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तिब्बत की स्टोरी स्टार्ट होती है 1950 में। क्या होता है, चाइना टुक ओवर कंट्रोल और तिब्बत, जैसे तिब्बत एक चाइना की बाउंड्री के पास है, तो चाइना ने तिब्बत पे कंट्रोल कर लिया। पहले तिब्बत एक अलग कंट्री हुआ करती थी। लार्ज सेक्शन ऑफ तिब्बत पॉपुलेशन अपोज्ड, चाइना ने तिब्बत पे कंट्रोल किया। बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन थी तिब्बत की पॉपुलेशन ने अपोज किया इस टेक ओवर को। वो सारे लोग, तिब्बत के लोग उसके खिलाफ हो गए, चाइना के खिलाफ हो गए। इंडिया ट्राई टू परसुएड चाइना टू
रिकॉग्नाइज तिब्बत्स क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिया ने कोशिश करी कि जो चाइना का जो तिब्बत का क्लेम है उसे इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, वो पूरा कीजिए, उसे इंडिपेंडेंट कीजिए। पर हमने चाइना के साथ उसी समय में 1954 में, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, एक पंचशील ट्रीटी की थी और पंचशील ट्रीटी के तहत हम उनकी इंटीग्रल टेरिटरी और सोवेनिटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। तो हम उनके अंदर के मामले में, उनके इंटरनल मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पंचशील ट्रीटी की थी और उसको हमें पालन करना था। ठीक है। पर होता क्या है कि चाइना 1958 में जो तिब्बत के लोग होते हैं वो चाइना के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, चाइना के ऑक्यूपेशन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि चाइना ने हमें ज़बरदस्ती हमारी कंट्री को घेर रखा है, हम पे ऑक्यूपेशन करके रखा है। पर चाइनीज़ आर्मी जो होती है उस टाइम पर सप्रेस कर देती है, चाइनीज़ फोर्सेस उस प्रोटेस्ट को, उस आर्म्ड अपराइजिंग को सप्रेस कर देती है। और इस सिचुएशन में सेंसिंग द सिचुएशन हैड बिकम वर्स, उस कंडीशन में जब कंडीशन बहुत गंदी, बहुत ख़राब हो जाती है, तो 1959 में, याद रखना ईयर 1959 में, दलाई लामा बॉर्डर पार करते हैं और भारत से असाइलम मांगते हैं। असाइलम मतलब होता है शरण मांगना। ठीक है, एक तरीके का पॉलिटिकल असाइलम मांगते हैं, शरण मांगते हैं, और भारत उन्हें शरण दे देता है कि आ जाओ जी, इंडिया में रह लो। जब आप किसी देश के दुश्मन को अपने देश में शरण देंगे तो उस देश से आपके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ कि तिब्बत वाले इशू के बाद जब दलाई लामा इंडिया आ गए, अभी भी दलाई लामा जिंदा हैं, दलाई लामा इंडिया आ गए, तो हमारे रिलेशन चाइना के साथ ख़राब हो गए। चाइना ने बोला कि भारत एंटी चाइनीज़ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है या प्रमोट कर रहा है। ठीक है, चाइनीज़ ने बोला, चाइनीज़ गवर्नमेंट बोलती है, जब दलाई लामा इंडिया आ गए, यहाँ पर जो फ़ोटो मैंने आपको अभी ऊपर दिखाई थी, इस फ़ोटो में दलाई लामा अपने फॉलोवर्स के साथ इंडिया आ रहे हैं। ये बुक में से फ़ोटो ली है, NCERT की बुक से, आप देख सकते हैं। उसमें भी 1959 में दलाई लामा अपने सारे फॉलोवर्स को लेकर के इंडिया आ जाते हैं और उनको असाइलम मिल जाता है। असाइलम, ये वर्ड याद रखना, कई बार बच्चे से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये क्या पूछ लिया। ये शरण मांगना होता है, एक तरीके से रिफ्यूज मांगना। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बोला, स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी अ लार्ज नंबर ऑफ तिब्बतन्स हैव ऑल्सो सॉट रिफ्यूज इन इंडिया। ठीक है, मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कई सारे तिब्बतन्स ने, बहुत सारे लोगों ने इंडिया में रिफ्यूज लिया है, शरणा लिए आकर के, और दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंच गए तिब्बतन। तो ये तिब्बतन का जो मेन सेटलमेंट है वो धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बहुत सारे तिब्बतन हैं। दिल्ली के अंदर भी कश्मीरी गेट के पास एक जगह है मोनेस्ट्री, वहाँ पर आपको बहुत सारे तिब्बतन मिलेंगे। दलाई लामा हैड ऑल्सो मेड धर्मशाला हिज होम इन इंडिया। तो हमने इनको शरण दी, ये अब इंडिया में रहते हैं। ठीक है, और अक्सर चाइनीज़ एम्बेसी के बाहर जा कर के प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारे तिब्बत को आज़ाद कर दो। और इससे हमेशा से चाइना और इंडिया के बीच में एक खटास रहती है, एक प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, 1950s और 60s में मैनी पॉलिटिकल लीडर्स, अब उसका जो इन्फ्लुएंस था, अब उसका हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उसने किस तरीके से इस घटना पर रिएक्शन दिया। तो हमारे देश में जो उस टाइम पे सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी और जनसंघ हुआ करती थी, उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया, द कॉज ऑफ तिब्बत्स इंडिपेंडेंट। उन्होंने बोला कि तिब्बत की इंडिपेंडेंट के लिए उन्होंने बात की और बोला कि ठीक हुआ, पर अब तिब्बत की इंडिपेंडेंट हमें करनी चाहिए। चाइना हैज़ क्रिएटेड द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। चाइना ने कहा कि हम तिब्बत को एक ऑटोनॉमस रीजन बना देंगे, पर ये पार्ट रहेगा चाइना का ही। पर जो तिब्बतन लोग थे उनका ये मानना था, अब यहाँ पे उनका एक क्लेम है कि वो क्या करना चाह रहा है। चाइनीज़ क्लेम दैट तिब्बत इज़ पार्ट ऑफ चाइनीज़ टेरिटरी, दे ऑल्सो अपोज उन्होंने अपोज किया इस बात को कि चाइना का पार्ट नहीं है तिब्बत। फिर दूसरा उन्होंने बोला कि जो चाइना है वो अपने चाइनीज़ लोगों को यहाँ सेटल कर रहा है। तीसरा उन्होंने बोला कि चाइना ये बोलता है कि आप उन्हें ऑटोनॉमी ग्रांट कर देंगे, पर चाइना तो हमारे ट्रेडिशनल रिलीजन और कल्चर को ख़त्म करना चाहता है, अंडरमाइन करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लेम रहे तिब्बतन लोगों के।
और वो हमेशा से चाइना को क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनको हमेशा जब भी वो इंडिया में आते हैं तो काले झंडे दिखाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और अब भी वो अपनी आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि चाइना इन्वेजन कब हुआ। 1962 में एक वॉर हुई है हमारी चाइना के साथ, फुल स्केल वॉर, जो कि 1962 में हुई और जिसमें हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। अब हम देखते हैं कि वो वॉर तक हम कैसे पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले वॉर का कारण अगर देख लें तो तिब्बतन जो स्पिरिचुअल लीडर थे इनके, दलाई लामा, साउथ द ऑब्टेन पॉलिटिकल असाइलम, जो उन्होंने शरण ली इंडिया के अंदर 1959 में, चाइना अलाइड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज अलाउड एंटी चाइनीज एक्टिविटी टू टेक प्लेस फ्रॉम विद इन इंडिया। वो ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहा है इंडिया, ऐसे लोगों को असाइलम दे रहा है जो लोग एंटी चाइनीज एक्टिविटी कर रहे हैं, चाइना का ये कहना था। दूसरा, चाइना के साथ हमारे कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। मैं अभी आपको मैप में दिखाता हूँ। चाइना के साथ हमारे ये डिस्प्यूट्स है कि चाइना जो हमारा इंडिया का ये हिस्सा है, लद्दाख के पास, लेह लद्दाख के पास, जिसे ऑक्साई चीन कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया, चाइना कहता है ये हमारा पार्ट है। चाइना, ये इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। अब वो बाउंड्री डिस्प्यूट्स क्या हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो बाउंड्री डिस्प्यूट्स ये है कि इंडिया ये मानता है कि जो बाउंड्रीज हैं वो कॉलोनियल टाइम पर ही सेट कर दी गई थी। कॉलोनियल टाइम पे जब अंग्रेज हुआ करते थे, इंडिया क्लेम दैट द बाउंड्रीज वाज अ मैटर ऑफ सेटल्ड इन कॉलोनियल टाइम्स, जब अंग्रेज हुआ करते थे। बट चाइना वाले कहते हैं एनी कॉलोनियल डिसीजन डिड नॉट अप्लाई, जब अंग्रेज से उनका लिया हुआ डिसीजन कभी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों का ये कहना है। वो कहते हैं अंग्रेजों ने जो बाउंड्री डिसाइड कर दी वही थी जो कॉलोनियल टाइम पे थी, इंडिया वाले, पर चाइना वाले उस बाउंड्री को नहीं मानते। द मेन डिस्प्यूट वॉज अबाउट द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एंड द लॉन्ग बॉर्डर्स। जो वेस्टर्न और ईस्टर्न मैंने आपको अभी मैप में दिखाया, मैं आपको दोबारा दिखा दूं। जम्मू कश्मीर में जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर मेन डिस्प्यूट है, और ये जो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, 1987 में अरुणाचल प्रदेश बना है। इससे पहले ये नेफा हुआ करता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी इसका नाम था। तो यहाँ पर एक बड़ा डिस्प्यूट था बाउंड्रीज का, और इधर पे डिस्प्यूट था जिसे ऑक्साई चीन कहते हैं, जम्मू कश्मीर में। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ऑक्साई चीन एरिया इन द लद्दाख रीजन, जम्मू एंड कश्मीर एंड मच स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन व्हाट इज कॉल्ड नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न एजेंसीज। तो ये हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट थे चाइना के साथ। तो होता क्या है कि 1957 से और 59 तक, इस 2 साल के दौरान चाइना धीरे धीरे करके हमारे एक बहुत बड़े एरिया को कैप्चर कर लेता है, जिसे ऑक्साई चीन एरिया कहा जाता है। अभी हम आज के टाइम पे हम अपने मैप में तो दिखाते हैं, पर असल में वो इंडिया के हाथ में है नहीं। ठीक है, और वहाँ पे उसने धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक रोड बना लिए हैं। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि चाइना धीरे धीरे करके कहाँ तक पहुँच गया, उसने हमारी बाउंड्रीज तक को घेर लिया 1957 और 59 में। अब आगे देखते हैं तीसरी पॉइंट, जब वॉर हो जाती है तो 19 अक्टूबर 1962 में स्विफ्ट मैसिव इन्वेजन होता है। मैसिव इन्वेजन कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। पहला अटैक चाइना का अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज में होता है, सेकेंड वेव ऑफ अटैक नेक्स्ट मंथ में होती है, और जो चाइना होता है वो धीरे धीरे असम के प्लेन्स तक पहुंच जाता है। उस समय पे हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉडर्न हथियार नहीं थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वॉर वेपन्स नहीं हुआ करते थे, और हम नीचे से लड़ रहे होते थे। हमारे पास बहुत पुराने और अंग्रेज़ों के ज़माने की जो बंदूकें थी वो थी। उस समय में हम चाइना के साथ इतने अच्छी तरीके से टैकल नहीं कर पाए। और इसमें नेहरू जी को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे समय तक आर्मी ही नहीं लगाई थी उन बाउंड्रीज़ पे, वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स हुआ करती थी ओनली। तो लास्ट में ये होता है कि फाइनली चाइना डिक्लेयर करता है यूनिलेटरल सीज फायर एंड ट्रूप्स विड्रॉ टू वेयर दे वर बिफोर द इन्वेजन बिगन। ठीक है, वो वापस अपने अपने एरिया में चले जाते हैं। तो 1962 की वॉर के बाद इंडिया को बहुत शर्म झेलनी पड़ती है, और उसका जितने भी सरकार होती है उसका बहुत क्रिटिसिज्म किया जाता है। ठीक है, कि वो इस हमले को नहीं रोक पाए, वो भाप नहीं पाए कि चाइना क्या कर रहा था। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडो चाइना वॉर।
तो दोस्तों कॉन्सिक्वेंसेज में हमें समझना है कि इंडियो चाइना वॉर के बाद क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, क्या हुआ इंडो चाइना वॉर के बाद। तो दोस्तों सबसे पहले इंडिया की जो इमेज थी, द चाइना वॉर डेंटेड इंडियाज इमेज एट, डेंटेड मतलब कार पे डेंट लग जाता है ना, धब्बा, वैसा इंडिया की इमेज पे धब्बा लगा एट होम एंड अब्रॉड। इंडिया हैड टू अप्रोच द अमेरिका एंड ब्रिटेन फॉर मिलिट्री असिस्टेंट टू टाइड ओवर द क्राइसिस। इंडिया को अप्रोच करना पड़ा अमेरिका और ब्रिटेन को जब वो क्राइसिस में आ गया असिस्टेंस के लिए, और इंडिया की जो क्या बोलते हैं इमेज थी वो गिर गई। दूसरा एक बड़ी चीज़ हुई, सोवियत यूनियन उस वॉर के दौरान, जो सोवियत यूनियन हमारा दोस्त हुआ करता था, वो ये कहता है कि चाइना तो हमारा भाई है, इंडिया चाहे हमारा दोस्त हो पर चाइना हमारा भाई है। यानी कि जब चाइना और इंडिया की वॉर चल रही थी तो सोवियत यूनियन न्यूट्रल बना रहता है। तो ये एक बड़ी ह्यूमिलेशन का समय था हमारे लिए कि जो सोवियत यूनियन था जब वॉर चल रही थी तो वो न्यूट्रल बना रहा, उसने कुछ नहीं किया। इट इंड्यूस्ड अ सेंस ऑफ नेशनल ह्यूमिलेशन एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ एज अ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। और जब आप वॉर करते हो किसी कंट्री से तो आपके देश में भी देशभक्ति की भावना बढ़ती है, तो वो नेशनलिज्म भी हमारे देश में बढ़ा। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ हुई, जितने भी हमारे टॉप मिलिट्री कमांडर थे, आर्मी कमांडर थे, आइदर रिजाइन वर रिटायर्ड, उन्होंने अपनी पर्सनल जिम्मेदारी लेते हुए या तो उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया और या फिर उन्होंने वो रिटायर हो गए। नेहरू के क्लोज एसोसिएट जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम पे, वी कृष्णा मेनन, याद रखना भाई साहब, एक नंबर का है क्वेश्चन। वी कृष्णा मेनन जो उस टाइम पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि कैबिनेट से हट गए। और चौथा, नेहरू ओन स्टेटस सफ़र, नेहरू का जो स्टेटस था उनको भी क्रिटिसाइज किया गया, उनको बोला गया कि उन्होंने नेव असेसमेंट किया, ठीक है, वो कमतर आंक गए, नेव असेसमेंट किया चाइना का, उन्होंने ढंग से असेसमेंट नहीं किया, उन्हें चाइना को हमेशा हल्के में लेते रहे और उसका परिणाम हमें 1962 की वॉर की तरह देखिएगा। उन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, संसद में भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। अब यहाँ पर एक नंबर का बड़ा क्वेश्चन आ रहा है भाई कि फर्स्ट टाइम इंडिया में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन ये होता है कि सरकार गिर सकती है, सरकार के पास सपोर्ट नहीं है। तो पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन उस समय पे लोकसभा में आया, लोकसभा में इस पर डिबेट हुआ और कांग्रेस बहुत सारी जो सीट्स थी उस पर हारी लोकसभा की। द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड बिगन टू चेंज, और धीरे धीरे देश के लोगों का पॉलिटिकल जो मूड था वो चेंज होना शुरू हो गया। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद अब हम सिंस 1962 के बाद किस तरीके से रिलेशन हमारे चेंज हुए हैं उसको एक बार फटाफट देख लेते हैं। बेसिकली ये मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जब हम फर्स्ट बुक पढ़ रहे थे चाइना इंडिया रिलेशन के बारे में। हालांकि मैं इसमें आपको बस पॉलिटिकल रिलेशन बताऊंगा कि क्या चल रहा था, पर चाइना बेसिकली अब इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर के इकोनॉमिक एरियाज में बहुत आगे बढ़ रहा है। तो 1976 में के बाद हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टार्ट हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में एक्सटर्नल मिनिस्टर थे। जो मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी 1977 में, जनता पार्टी की सरकार, उसमें वो एक्सटर्नल मिनिस्टर हुआ करते थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो वो गए थे चाइना, और फिर उसके बाद राजीव गांधी ऐसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने नेहरू के बाद, वो भी चाइना गए थे। अभी आपने देखा था जी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट, वो 2019 में इंडिया आए थे और उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ साबरमती के तीरे पर बैठ करके कुछ बातें की थी और इनकी एक अच्छी खासी विजिट हुई थी। तो अब थोड़े से रिलेशन नॉर्मल हुए थे, पर अभी भी हमारे चाइना के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं और लगातार हमारे बीच में छोटी मोटी मुठभेड़ें चलती रहती हैं। तो बेसिकली दोस्तों जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसको इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। चाइना और इंडिया के रिलेशन के बारे में तिब्बत इशू आ सकता है, 1962 वॉर आ सकती है और पंचशील आ सकता है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम यूएस को लेकर के। यूएस में क्या था, चाइना ख़त्म हो गया। अगर आप बोर हो गए थोड़ा सा पानी वानी पी लो, पॉज कर लो और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। तो इंडियाज़ रिलेशन विद द यूएस, इंडियाज़ रिलेशन यूएस से कैसे स्टार्ट होते हैं कि इंडिया शुरू में तो भाई साहब बिफोर 1991 जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था,
ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड जिसे हम कहते हैं, उस कोल्ड वॉर पीरियड के अंदर यूएस के साथ यूएसएसआर का स्ट्रगल चल रहा था और इंडिया यूएसएसआर की तरफ थोड़ा टिल्टेड था। हालांकि इंडिया कहता था कि हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपना रखी है। तो उस समय पे हमने सोवियत यूनियन के साथ कुछ फ्रेंडशिप करी हुई थी, हम सोवियत यूनियन से टेक्नोलॉजी भी ले रहे थे, थोड़ा हेल्प भी लेते थे। तो एक एनवायरनमेंट ये था। दूसरा ये था कि ड्यूरिंग दीज ईयर्स इंडिया इंट्रोड्यूस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन 1991 के बाद, आफ्टर कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर जब खत्म हो गई और यूएसएसआर खत्म हो गया, उसमें से एक रसिया और कई 15 कंट्रीज बनी, तो तब हमें देखने को मिला कि भाई दुनिया में तो बस एक ही सुपर पावर बचा है जो कि यूएसए है, और यूएसए कैपिटलिज्म को फॉलो करता था और उस समय पे हमारे देश में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखे थे। तो हमने उस टाइम पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आ गए और हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर लिया, अपनी इकोनॉमी को खोल लिया और जो कि अमेरिका को बहुत पसंद आया, क्योंकि इंडिया एक इतनी बड़ी मार्केट है, तो अमेरिका जैसी कैपिटलिस्ट कंट्री उस इंडिया जैसी एक बड़ी मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत चाहेगी। तो ये हमारी शुरुआती कंडीशंस थी। दूसरा हम देख लेते हैं कि अब हमारे कैसे इकोनॉमिक रिलेशन चल रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन अगर देखें तो रोल ऑफ इंडिया इंडो अमेरिकन डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब होता है दोस्तों, जो हमारी कंट्री के इमिग्रेंट्स जो होते हैं, जो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, लोग काम करते हैं, रहते हैं वहाँ पे, तो उनकी संख्या अच्छी खासी है अमेरिका में। और वहाँ पर हमारी कंट्री के लोग यूएस में बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। तो यूएस एब्जॉर्ब्स अबाउट 65% ऑफ इंडियंस टोटल एक्सपोर्ट इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर। जितना हम सॉफ्टवेयर सेक्टर में एक्सपोर्ट करते हैं, खाली 65% यूएस के लिए बना रहे हैं। 35% टेक्निकल स्टाफ ऑफ बोइंग इज एस्टिमेटेड टू बी आ इंडियन ओरिजिन। बोइंग क्या है, वो हवाई जहाज बनाने की कंपनी है, उसका जो स्टाफ है 35% इंडिया से गया है। मोर देन 3 लाख इंडियंस वर्क इन सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली जहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम होते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वो अमेरिका की बहुत मेन सिटीज़ में से एक माना जाता है। उस सिटी में लगभग 3 लाख लोग इंडिया के काम कर रहे हैं। 15% ऑफ ऑल हाईटेक स्टार्टअप्स आर बाय इंडियन अमेरिकन्स। और जो हाईटेक स्टार्टअप्स हैं 15% के आसपास लगभग, वो इंडियन अमेरिकन्स ने बनाए, जाने की इंडियन ओरिजिन लोग हैं बट रहते हैं अमेरिका में, तो अमेरिकन सिटीजन हो गए। तो इस तरीके से हमारा जो डायस्पोरा है यूएस के साथ, वो बहुत अच्छा रहा है। तो ये सीबीएसई ने इतना ही हमें मटेरियल प्रोवाइड कराया हुआ है इसके बारे में, तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है यूएस रिलेशन में, इंडिया यूएस रिलेशन में। आगे हम देख लेते हैं 3 पॉसिबल स्ट्रेटजीज टू मेक रिलेशन विद यूएस से। हमारी बुक बोलती है कि यूएसए से 3 तरह के किस तरीके से रिलेशन बनाने चाहिए। 3 तरह के अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को देखने वाली। तो जो पहली तरह की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमें यूएस से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। इंडिया शुड मेंटेन इट्स अलूफनेस। अलूफनेस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम वॉशिंगटन। वॉशिंगटन जो कौन है, वॉशिंगटन डीसी यूएस की कैपिटल है। तो उनसे हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी पावर के उसमें हमें भी कुचल सकता है। क्योंकि वो जो लोग मिलिट्री पावर को देखते हैं, तो उसमें वो कंपेयर करते हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं यूएस का शिकार हो सकता है। उसकी मिलिट्री पावर तो बहुत ज़्यादा है, पर अगर हम उसके दोस्त बन जाते हैं और वो किसी हमें वॉर में झोंक देता है, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो वो एक तरह के लोग हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि हमें यूएस से अलूफनेस रखना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। दूसरी आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जो ग्रोइंग कन्वर्जेंस है, सिमिलैरिटीज़ है इंडिया और यूएस के बीच में। हम दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, दोनों लिबरलाइज कंट्री हैं, दोनों ह्यूमन राइट्स की इज्जत करते हैं। तो हम जैसी कंट्रीज़ को, हम इंडिया और यूएस को, दोनों को मिलकर के काम करना चाहिए। और ये हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम यूएस की हेजेमनी से फ़ायदा उठा सकें। टू एडवांटेज ऑफ द यूएस हेजेमनी एंड द म्यूचुअल कन्वर्जेंस सिमिलैरिटीज़, जिसे हम कहते हैं, टू इस्टेब्लिश बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर इटसेल्फ। तो दोस्तों, ये हमने देखा, पहले कुछ तरह के लोग थे जो कह रहे थे यूएस के साथ डिस्टेंस बना के रखो। दूसरी तरह के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, यूएस के साथ डिस्टेंस मत बनाओ, बल्कि यूएस की हेजेमनी का, उसकी पावर का फ़ायदा उठाओ और खुद का भी डेवलपमेंट करो। और तीसरे तरह के लोग हैं, वो कहते हैं कि भैया यूएस के चक्कर में मत पड़ो, अपना ही एक अलग ग्रुप बनाओ।
वो कहते हैं थर्ड ग्रुप एनालिसिस एडवोकेट दैट इंडिया शुड टेक द लीड इन एस्टेब्लिशिंग अ कोएलिशन ऑफ कंट्रीज फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलपिंग वर्ल्ड से आप सारी कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज, जो गरीब कंट्री जो डेवलप हो रही हैं, ये सब मिल करके अपना एक खुद का अलग एक कोएलिशन बनाओ और फिर अपने आप को पावरफुल ग्रुप के तौर पे पेश करो। तो हमें समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमें इन तीनों तरह की आइडियोलॉजीज की जरूरत है। कोई एक जो है वो अपने आप में परफेक्ट नहीं है, हमें इन तीनों तरह के आइडियाज की जरूरत है यूएस के साथ रिलेशन बनाने में। तो दोस्तों ये यूएस वाला जो टॉपिक है ये खत्म होता है, इंडिया यूएस रिलेशन। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं इंडिया इजराइल रिलेशंस। और आपको बता दूं ये पहली बार कोर्स में आया है और चांसेस पूरे हैं कि ये पूछा जाए तो अच्छी बात है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इजराइल देख लो, मैप के अंदर इजराइल है कहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो वेस्टर्न एशिया और मिडल ईस्ट का एरिया है ये वाला। इसमें आप किनारे पे देख सकते हो ये है इजराइल, एक छोटी सी कंट्री है और एक ज्यूज कंट्री है। यहाँ पर ज्यूज लोग ज़्यादा हैं, यहूदी जिन्हें हम कहते हैं। और आप दूसरे वाले मैप में देखेंगे तो आप देख सकते हैं जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट के बीच में पड़ता है ये है इजराइल जो ब्लू में है। ठीक है, तो आपको इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्लियर हो गई है। अब इजराइल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पूरी दुनिया के लिए? तो इजराइल जो है बहुत एक एडवांस कंट्री है जो बहुत अच्छे उन्नत किस्म के हथियार बनाता है, साइंटिफिकली भी बहुत एडवांस है। और इंडिया इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में हथियार इंपोर्ट करा करता था। ठीक है, पहले कुछ यूरोपियन कंट्री से लेता है और अब भी इंडिया इनसे बहुत बड़ी मात्रा में हथियार इंपोर्ट करता है, आर्म्स इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो भी बहुत जानी मानी है, वो भी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में नंबर 1 मानी जाती है। तो इजराइल प्रोमिनेंटली एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री है मिडल ईस्ट में, क्योंकि ये ही एक नॉन मुस्लिम कंट्री है। उसके आसपास आप देखोगे जितनी भी कंट्रीज आप देखोगे, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, सूडान, ये सारी कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज हैं, बट ये ही इजराइल एक नॉन मुस्लिम कंट्री है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। और ये वाली बात नई सिलेबस के अंदर डाली गई है, क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि बीजेपी सत्ता में और बीजेपी की एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है और उसी आइडियोलॉजी के बेसिस पे ये टॉपिक इसमें डाला गया है। तो अब देखते हैं हम इसमें क्या इसमें देखने को हमें मिलता है। और मैंने ये पूरा टॉपिक जो है, जो मटेरियल सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है, मैंने इसमें लिख दिया है जिससे कि हम वर्ड टू वर्ड चीज़ों को समझ सकें। तो नियरली 45 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यू टू वेरियस रीजन, यहाँ पे वेरियस रीजन लिख दिया है इन्होंने, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द मिडल ईस्ट रीजन नाउ कॉल्ड वेस्ट एशियन रीजन। ये कह रहे हैं कि 45 सालों तक, आज़ादी के 45 सालों तक हमने इजराइल से कुछ ज़्यादा खास रिलेशन नहीं बना करके रखे। इनके कहने का मतलब ये था कि इंडिया जो था, जब उस पर कांग्रेस राज किया करती थी, बीजेपी ये बोलती है हमेशा से, ये इस बात पे तनाव रहता है इनके बीच में और ये डिबेट रहता है। तो बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुश करने के लिए इजराइल से हमेशा दूरी रखी है। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता दूं 1948 में, माफ़ कीजिएगा, 1948 में इजराइल बनता है और इजराइल की वॉर इन सारी इस्लामिक कंट्रीज से होती है। और इनके कुछ धार्मिक शहर हैं, इजराइल ने उन पे कब्जा भी किया हुआ था। अकेला इजराइल ने इन सारी इस्लामिक कंट्रीज, जितनी भी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनकी बैंड बजा रखी थी 1948 के में जब वॉर होती है। तो उस सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये सारी कंट्रीज इजराइल को कुछ खास नहीं समझती। अब जाकर के इजराइल से इनके अच्छे रिश्ते होने लगे हैं। ठीक है, पर अब तक इजराइल और इन मुस्लिम कंट्रीज के रिश्ते बहुत ख़राब थे और बीजेपी ये आरोप लगाती थी कांग्रेस के ऊपर कि ये रिश्ते, ये इनके जो रिश्ते ख़राब हैं इजराइल के साथ, इसलिए इंडिया भी इनसे रिश्ते नहीं बनाता है। ठीक है, तो बीजेपी कहती है कि पर हम इजराइल से रिश्ते बनाएंगे। इंडिया रिलेशन विद वेस्टर्न एशियन कंट्रीज वर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड विद द इस्लामिक कंट्रीज।
ये जो लाइन लिखी गई है ना, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी को दिखाती है। और ये कहते हैं कि इंडिया का बस ये मानना था कि वो मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाती थी और नॉन मुस्लिम कंट्री जो इजराइल थी उसके साथ रिलेशन नहीं बनाती थी, जिससे कि कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक खुश रहे। पर एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट मैं ये मानता हूँ, मुझे आपको दूसरा व्यू भी दिखाना चाहिए। और दूसरा व्यू ये कहता है कि इजराइल 1948 के बाद इतनी बड़ी पावर नहीं बनी थी जो इंडिया उस पर इतना ध्यान देता, और वोटिंग फैक्टर था, पर उसके अलावा और जो कंट्रीज थी जिससे हमें तेल मिल सकता था और चीज़ें मिल सकती थी, हमें उन पे भी ध्यान देना था। हालांकि आप देखोगे 1990s के बाद इजराइल जो है वो एक पावरफुल कंट्री बनी है जिसके पास बहुत अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, बट उससे पहले इजराइल इतना पावरफुल नहीं था। ठीक है, तो अब हम बेसिकली अपने मुद्दे पे ही बात करते हैं, और उस मुद्दे पे हम देखें तो ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडियाज एटीट्यूड टुवर्ड इजराइल, the only non-Muslim Islamic nation in the region, the only non-Islamic nation in the region remained unexplored, not with the standing the two nations gaining independence from the British colonial rule in 1947 and 1948 respectively. Though historically and cultural ties between India and Israel have gone back from times immoral diplomatic relations, immemorial diplomatic relations formally developed between the two after the opening of Israel embassy in India in 1992. इंडिया और इसराइल के बीच में रिलेशन बनने स्टार्ट होते हैं, जो फॉर्मली होते हैं और गहरे होते हैं, वो 1992 से स्टार्ट होते हैं, जब से इसराइल अपनी एम्बेसी बनाता है इंडिया के अंदर। उसके बाद 1998 में 1996 से 1998 में जो बीजेपी की लेड एनडीए गवर्नमेंट आती है, उसमें हमारे जो रिलेशन होते हैं वो और बेहतर होते हैं। तो ये जो मैंने ब्लैक किए हुए हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अभी हाल ही में क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द टू डेमोक्रेटिक नेशंस फर्दर इंटेंसिफाइड विद द विजिट ऑफ द टू हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे और 2017 में, और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इंडिया में आए थे 2018 में। तो इससे हमारे रिलेशन और बेहतर हुए हैं इजराइल के साथ। तो दोस्तों बस एक चैन ऑफ इवेंट है जो आपको देखनी है। बस ऐसा लग रहा है जैसे हिस्ट्री उठा करके सीबीएसई ने डाल दी है, कुछ इवेंट डाल दिए हैं और वो आपको याद करने हैं। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में ये देखा जाता है, द टू नेशंस हैव स्टार्टेड कोऑपरेशन इन वेरियस फील्ड। तो इनके बीच में कुछ फील्ड्स को में कोऑपरेशन है जो कि हर किसी के साथ होता है। कल्चरल एक्सचेंज है बहुत अच्छा खासा, मुझे लगता नहीं, इतना दिखता नहीं है कि इजरायली कल्चरल के साथ हमारा क्या एक्सचेंज है। दूसरा है सिक्योरिटी एंड डिफेंस। तीसरा काउंटर टेररिज्म को रोकने में इजराइल हमारी मदद कर रहा है, ये बात मानने वाली है। सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए भी इजराइल हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी और डिफेंस में इजराइल बहुत ही कामयाब है। एक छोटी सी कंट्री है, ठीक है, और इस्लामिक कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में है, और अपनी सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सावधान है और बहुत एडवांस है। ठीक है, स्पेस रिसर्च में भी इजराइल आगे पहुंच गया है। वाटर एंड एनर्जी एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो अगर आप देखें जो साइंस और रिसर्च वाला एरिया है उसमें इजराइल बहुत आगे है। एग्रीकल्चर में भी बहुत आगे हैं, उनकी कंट्री में पानी बहुत कम है, उसके बाद भी वो बहुत अच्छी खेती कर लेते हैं। तो साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे हैं और उस एरिया में वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें आ सकती हैं 2 नंबर में, और जो ऊपर का सारा सामान है वो 1 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है। और मेरे को इस बात का पूरा अंदेशा है कि इस पर एक शॉर्ट नोट आ सकता है 4 नंबर पे, कि इंडिया इजराइल के रिलेशंस पर 4 नंबर पे एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से करें, पहली बार सिलेबस के अंदर आया तो चांसेस भी है आने के पेपर में। अब हम बात कर लेते हैं सबसे लास्ट चीज़ पे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो कि कई सालों से हमारे सिलेबस में, ये कोई चेंज नहीं हुआ और ये हमेशा रहेगा। ये है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी। तो न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर इतने इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि वो पूरी मानव सभ्यता को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसके पास भी न्यूक्लियर पावर आ गई वो अपने आप में एक दम खम दिखा सकता है दुनिया के अंदर, उसे कोई डरा नहीं सकता। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स इतने खतरनाक होते हैं। और न्यूक्लियर पावर दूसरी चीज़ होती है जो अगर न्यूक्लियर
पावर का इस्तेमाल, न्यूक्लियर वेपन बहुत खतरनाक होते हैं, पर न्यूक्लियर पावर अगर उसका पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाए तो थोड़े से रेडिएशन से ही पूरे शहर भर के लिए बिजली बनाई जा सकती है। यानी कि बहुत सस्ती बिजली, बहुत क्लीन एनर्जी तैयार की जा सकती है न्यूक्लियर पावर से। तो इसके दोनों यूज़ हैं, अच्छे और बुरे दोनों। तो अब इंडिया कौन सा यूज़ करना चाहता था, इंडिया ने उसको कैसे यूज़ करा, इंडिया की स्टोरी भी बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले हमारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर हैं, 1940s में स्टार्ट होता है, वो थे होमी जे भाभा। भाभा एटॉमिक सेंटर के बारे में भी आपने सुना होगा। तो होमी जे भाभा हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर रहे हैं। उन्होंने इनिशिएट किया था इस प्रोग्राम को, जिसमें हमने ये सोचा था कि हम न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी बनाएंगे, जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। पीसफुल पर्पस मीन्स कि हम इसे एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी बनाएंगे, एनर्जी से चाहे बिजली बने, चाहे हीट बने, कुछ भी। बट जब हमने देखा 1964 में, याद रखना वन मार्कर, ये भी वन मार्कर है, 1964 में, अक्टूबर 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए, न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया 1964 में। और उसके बाद जो 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स थी, 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स, उसमें यूएस था, यूएसएसआर था, यूके, फ्रांस और चाइना, इन 5 के पास न्यूक्लियर पावर आ गई थी। और कमाल की बात यह है कि इन्हीं 5 के पास परमानेंट मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, जैसे कि मैंने आपको सिक्योरिटी वाले वीडियो में बताया था। ये 5 परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, एक ट्रीटी तैयार की, एक ट्रीटी तैयार की, जिस ट्रीटी का नाम होता है नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन बोलते हैं इसे। इसका मतलब ये होता है कि हम 5 कंट्रीज ने तो न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं, तो हम ही लेजिटिमेट हैं, हमारे अलावा कोई और नहीं बना सकता। एनपीटी ये है, ठीक है, वी आर लेजिटिमेट। हमने 1968 से पहले जिसने न्यूक्लियर वेपन बना लिए तो ठीक है, पर अब हमारे बाद कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता। ये एनपीटी के अंदर था। तो इंडिया ने इस पे साइन करने से मना कर दिया। और आंसर इंडिया ने ये दिया, वाई डिड नॉट इंडिया साइन एनपीटी। तो इंडिया ने साइन एनपीटी इसलिए नहीं की क्योंकि इंडिया समझता है कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, ट्रीटी है, जिसमें और कंट्रीज को आप न्यूक्लियर टेस्ट ही नहीं करने दे रहे, चाहे वो पीसफुल पर्पस के लिए भी क्यों ना करें, ठीक है। तो इंडिया ने इस पे साइन नहीं किए एनपीटी पे। उसके साथ साथ इंडिया ने सीटीबीटी पे भी साइन नहीं करे, सेंट्रल टेस्ट बैंड ट्रीटी, सीटीबीटी पर भी इंडिया ने साइन नहीं करे और एनपीटी पे भी साइन नहीं करे। तो उसके बाद अब आप 2 डेट्स को हमेशा अपने दिमाग में याद कर लीजिए। मई 1974 में इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसको इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक पीसफुल एक्सप्लोजन बता दिया। दुनिया बोल रही कि आप न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हो, आप बम बना रहे चाह रहे हो, पर इंडिया ने बोला ये पीसफुल एक्सप्लोजन है। अब देखो कमाल की बात ये है लैंग्वेज की कि एक तरफ आप एक्सप्लोजन भी कह रहे हो और फिर दूसरी तरफ आप पीसफुल भी कह रहे हो। तो इंडिया ने बोला 1974 में कि ये पीसफुल एक्सप्लोजन है। पर इंडिया का जो 1974 वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो सफल नहीं रहा। तो उसके बाद जब 1974 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आई है, उस समय पे इंडिया ने एक और टेस्ट किया और इस दफ़ा इंडिया का टेस्ट सफल हुआ 1998 में। तो इंडिया ने 2 टेस्ट किए, एक 1974 में और दूसरा 1998 में। और उसके बाद इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी करेंगे, यानी कि अब हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जो अब अपडेटेड वर्जन आया है, जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उन्होंने अपना सीबीएसई में मटेरियल डाला है, उसके बारे में समझ लेते। तो आपको मेन फैक्ट समझ में आ गए होंगे कि 1998 में इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया। उसके बाद इंडिया की क्या पॉलिसी रही है और इंडिया ने क्या किया है। तो इंडिया की शुरू से एक पॉलिसी रही है, द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज़, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ नो फर्स्ट यूज़ भी बोलते हैं इसे। नो फर्स्ट यूज़ का मतलब ये है कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को, पर अगर किसी ने पहले हम पे यूज़ कर दिया तो फिर हमें न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना पड़ेगा। तो एक तरीके का डेटरेंस बन गया, ठीक है। दूसरा, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कहती है कि हम कॉन्टेम्परेरी रीजनल सिक्योरिटी को लेकर के, सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर के, द प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ मेड इट क्लियर दैट द, एक मिनट रुकिएगा,
Narendra Modi has made it clear that the policy of the first use can be revived and changed in consonance with India's regional and national security. तो मोदी जी ने कहा है कि अगर जो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी हमने मान रखी है, नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी, पर हमारी रीजनल और नेशनल सिक्योरिटी पे अगर बात आती है तो हम उसको वेपन को यूज़ करने से रुकेंगे नहीं, हम चेंज कर सकते हैं हमारी नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी जब हम ये कह रहे हैं कि हम पहला यूज़ नहीं करेंगे। पर अगर हमें इस बात की एप्रीहेंशन होती है, डाउट हो जाता है कि हमारी रीजनल और नेशनल सिक्योरिटी को डर है, तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है एक तरीके की। और उसके बाद आप देखोगे एक तरफ इंडिया ये सफाई भी दे देता है कि इंडिया इज़ कमिटेड टू एंश्योरिंग इट्स मेंबरशिप इन द NSG, नेशनल सप्लायर ग्रुप। नेशनल सप्लायर ग्रुप जो है दोस्तों, इसमें 48 कंट्रीज़ हैं जो पीसफुल पर्पस के लिए एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं। अब जो न्यूक्लियर चीज़ें, न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, इसको बनाने के लिए हर किसी के पास मटेरियल नहीं है, वो NSG के पास है। तो NSG इस बात पे ध्यान रखती है कि ये जो मटेरियल है वो किसी गलत हाथों में ना जाए और कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना ले। तो ये NSG ये तय करती है, ये 48 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है ये तय करता है कि ये पीसफुल पर्पसेस के लिए ही जाए। तो इंडिया इसका मेंबर है और इंडिया ये मानता है कि NSG का ग्रुप का फ़ायदा होगा इंडिया को, और इंडिया पीसफुल पर्पस के लिए, यानी कि बिजली बनाने के लिए और अदर एरियाज़ में न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर सकता है। और दूसरी तरफ इंडिया CTBT और NPT को भी रिजेक्ट करता है क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटरी है, अपोज करता है उन्हें। तो दोस्तों ये थी हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी जो कि अपडेटेड होके आई है, ये सेम टू सेम मैंने आपको पास लिखी है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ इसको शेयर करना वाइडली, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाना, क्योंकि ये लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है। थैंक यू वेरी मच।